जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। राजव्यवस्था की सीरीज में एक बार फिर हाजिर हूं मैं नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस किया था, यानी पिछली क्लास में हमने भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। जिस भी भाई ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जो भी मेरा भाई आज नया जुड़ा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका, यानी संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। संघ की कार्यपालिका एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे चीज़ों को और अच्छे से एकदम क्लैरिटी के साथ हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। तो आज हम शुरू करते हैं संघ की कार्यपालिका, यानी संघ की जो कार्यपालिका है उसका जो उल्लेख है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको आज बेसिक चीज़ों को देखेंगे, यानी जैसे संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ संघ की कार्यपालिका में शामिल, यानी संघ की जो कार्यपालिका उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं संघ की कार्यपालिका में। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राष्ट्रपति का। तो आज हम राष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम इस वीडियो को आज ले जाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना हमें, और उसी हिसाब से हम नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम राष्ट्रपति को आज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की। यह फ़ोटो भी लगा दिया मैंने, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के यहाँ पे कुछ नाम दे दिए गए हैं। राष्ट्रपति के कुछ अन्य नाम है, जैसे राष्ट्रपति को बोल सकते हैं कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का एक अन्य नाम देश का प्रथम नागरिक भी है, यानी राष्ट्रपति को हम बोलते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या नाम मात्र का प्रमुख। अच्छा, नाम मात्र का प्रमुख कैसे होता है? भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का ही प्रमुख कहलाता है, क्योंकि वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री यानी पीएम के हाथों में होती है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रपति एक नाम मात्र का ही प्रमुख है। तो ये राष्ट्रपति के कुछ अन्य नाम है जिन नामों से हम इनको जानते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं हम। कुछ संवैधानिक प्रावधान हम पढ़ने वाले हैं आज, जैसे आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। हम अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित है इनको अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 52 जो कहता है, आर्टिकल नंबर 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे होगा शब्द यूज किया गया हमारे संविधान में, इसको बोलते हैं शैल बी, यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति का एक जो पद है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है, यानी इस पद को हम कभी भी खाली नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है कि पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हम नया राष्ट्रपति चुन लेते हैं। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि नया राष्ट्रपति पहले ही चुन लिया जाएगा, यानी इस पद को हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर किसी कारणवश किसी राष्ट्रपति ने त्यागपत्र या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल होता है तो उसके पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसके पद पर जो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कार्य करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस पद पर कार्य करते हैं, लेकिन वो अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही इस पद पर कार्य कर सकते हैं। उस अंतराल पर एक नया राष्ट्रपति चुनना होता है नए निर्वाचन के साथ में। आगे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 कहता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। संघ के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 54 की। जो आर्टिकल 54 है वो संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत। थोड़ा सा बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, आइए देखते हैं इस बात को। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यहाँ पे दिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 3 संस्थाएं शामिल होती हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? संसद के 2 सदन लोकसभा है एक तो, और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित यानी लोकसभा की जो वर्तमान स्ट्रेंथ है, यानी लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 550 है, और राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है। यानी वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, तो
जो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा से तो 543 सदस्य भाग लेंगे, जबकि राज्यसभा से 12 सदस्य भाग नहीं लेते, यानी जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो भाग नहीं लेते। अगर इनमें से हम 12 कम कर दें तो सदस्य कितने बचेंगे? 233। तो 233 सदस्य राज्यसभा से भाग लेंगे और 543 सदस्य लोकसभा से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। पहले होते थे 545 सदस्य लोकसभा में, लेकिन जब से एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त हो गया है तो तब से 543 सदस्य ही हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी पहली संस्था संसद हो गई और दूसरी संस्था राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जितनी भी राज्यों की विधानसभा हैं उनमें से निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, समझ में आ रहा? यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी जो यूटी हमारी दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य कहीं भी भाग नहीं लेते, ना तो यहाँ पे, ना यहाँ पे और ना ही यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया था। यानी ये पहले से राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते थे। कब से इनका प्रावधान किया गया है? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 से। ठीक है, वैसे प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए भी है, नहीं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर विधानसभा ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया है। ठीक है जी, यानी अब जो 2022 में जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, तो उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने अभी तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया है। बात इनके लिए कही गई थी कब? 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी बनाए गए थे। तो अभी तक जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। ठीक है, और ये जो प्रणाली है गुप्त मतदान प्रणाली होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति जो होगा पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देता है, इस्तीफा देता है अपने पद से, तो वो उपराष्ट्रपति को उस त्यागपत्र को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को उसकी सूचना देगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 57 की। अनुच्छेद 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी एक बार राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति पुनः निर्वाचित होने का पात्र है, यानी एक ही व्यक्ति भारत में चाहे कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद नंबर 57 में किया गया। लेकिन जो यूएसए है, यूएसए में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, 2 बार ही उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो 4-4 वर्ष के लिए वो 2 बार राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो एक बार में 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत में कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई है। आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 58 की। अनुच्छेद नंबर 58 बात करता है योग्यता की, राष्ट्रपति पद हेतु कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। तो योग्यताओं की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली योग्यता। उसके बाद उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी 35 वर्ष से आयु कम ना हो। उसके बाद तीसरी जो योग्यता है, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई सरकारी लाभ का पद ना हो, ऐसा उसका कोई पद ना हो जिससे उसको वार्षिक वेतन या सरकारी वेतन उसको मिलता हो। उसके बाद लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। और भी कई सारी योग्यताएं हैं, जैसे दिवालिया ना हो, यानी बैंक का उसके कर्ज ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। तो ये कुछ योग्यताएं राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अनिवार्य हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 60 की। अनुच्छेद नंबर 60 में बात की गई है राष्ट्रपति की शपथ की, यानी ओथ। राष्ट्रपति जो शपथ लेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यानी राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। अगर न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य न्यायाधीश के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया की बात की गई है, और महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। ये चीज़ हम स्रोत में पढ़ चुके हैं, जो भी हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है अनुच्छेद 61।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया यानी कितने चरणों में पूरी होती है, महाभियोग प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यानी महाभियोग प्रक्रिया के चरण। अच्छा, महाभियोग राष्ट्रपति पर क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। तो महाभियोग एक प्रक्रिया है राष्ट्रपति को पद से हटाने की। तो सबसे पहले जो चरण है इसका, सबसे पहले आएगा प्रस्ताव का नोटिस और पेश करना। यानी महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, यानी जैसे राज्यसभा या लोकसभा में लाया जा सकता है। यानी किसी भी सदन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में आएगा, किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है। उसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। यानी अगर लोकसभा इस प्रस्ताव को ला रही है, लोकसभा इस प्रस्ताव को पेश करने जा रही है अध्यक्ष के सामने, तो उस प्रस्ताव पर कम से कम 100 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। यानी 100 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में हो और बोले हाँ जी लगा दो महाभियोग, तो ही लग सकता है। तो लोकसभा के लिए कितने? 100। जबकि राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100। लोकसभा में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा में ज़्यादा है। उसके बाद क्या होगा? आरोप लगाने वाले सदस्यों को संबंधित सदन के अध्यक्ष, यानी अगर लोकसभा में लगाया जाएगा तो भी अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास जाएंगे। अगर राज्यसभा में लगाया जाएगा तो सभापति यानी चेयरमैन को एक लिखित नोटिस देना होता है। ठीक है, यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है, जो चेयरमैन होता है, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उसको ये जो है सौंपना पड़ता है, नोटिस उसको देना होता है, तभी वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। उसके बाद नंबर 2 में क्या होता है? चरण नंबर 2 में संसद के प्रथम सदन द्वारा जांच और मतदान। यानी जिस भी सदन में वो पेश किया जाता है तो पहले वही सदन उस प्रस्ताव की, उस आरोपों की जांच करता है। उसके बाद सदन को कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से उस महाभियोग वाले आरोप वाले प्रस्ताव को पारित करना होता है। यानी अगर लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया, उसकी आरोपों की जांच की गई है और वो सही पाए गए हैं, तो क्या होगा? उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से उसको पारित करके अगले सदन में, यानी लोकसभा में है तो राज्यसभा में उसको भेजा जाएगा। फिर राज्यसभा उन आरोपों की जांच करेगा। आगे बात करते हैं चरण नंबर 3 में क्या होता है? दूसरे सदन द्वारा जांच और मतदान। जैसे पहले सदन में हुआ था बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरे सदन में भी होता है। यानी इसमें कहा गया है पहले सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन एक जांच समिति का गठन करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद को शामिल कर सकते हैं। ऐसा कहा गया, उनके द्वारा इसकी जांच कराई जा सकती है। आगे बात की गई है यदि दूसरा सदन भी आरोपों की जांच करता है और आरोपों की पुष्टि करता है तो वह भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। अब जैसे ही दूसरे सदन से जो प्रस्ताव वो पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति को उसी दिन से अपने पद से हटना होता है, यानी राष्ट्रपति को हटाना। यदि दूसरा सदन भी प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है और उन्हें पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है राष्ट्रपति को पद से हटाने की। ठीक है, राष्ट्रपति को ऐसे ही पद से नहीं हटाया जा सकता, एक बड़ा प्रोसीजर है। और एक बात हम यहाँ बात डिस्कस कर लेते हैं, जिस भी सदन में ये प्रस्ताव जाता है तो उससे 14 दिन पहले, ठीक है, उस पर चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है। इस बात को ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित करना होता है। ऑप्शन में आएगा 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 28 दिन। तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है उस पर चर्चा करने से। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 72 की। आर्टिकल 72 संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से, पार्डन पावर, यानी क्षमा, पार्डन। तो राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। पहली है जिसमें क्षमा यानी पार्डन इसको बोलेंगे इंग्लिश में। इसमें दोषी को सजा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है और उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया जाता है मानो उसने कोई अपराध ही ना किया हो। ठीक है, तो जितने भी उस पर चार्ज लगे हुए हैं, जितने भी उस पर धारा लगी हुई हैं, वो पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है, उसको बरी कर दिया जाता है इस कंडीशन में, यानी क्षमादान में। उसके बाद अगली जो पावर है उनके पास लघुकरण की है, कम्यूटेशन, यानी इसको अगर हम बात करें, इसमें एक सजा को दूसरी सजा में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए मौत की सजा को कठोर कारावास में बदला जा सकता है, तो वो किसके द्वारा बदला जाएगा? लघुकरण के द्वारा, उसको बोलेंगे लघुकरण, यानी सजा को ही बदल देना, सजा की प्रकृति को बदल देना, यह कहलाता है लघुकरण। उसके बाद तीसरी पावर है परिहार, रेमिशन, यानी इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है लेकिन सजा की प्रकृति वही रहती है। यानी मान लो, इसको हम समझते हैं इस तरह से, कोई व्यक्ति है, उसको क्या किया है? 10 साल का कठोर कारावास दिया है, 10 वर्ष का कठोर कारावास,
तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सजा की अवधि को कम कर देगा, यानी सजा की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देगा, लेकिन जो सजा का नेचर है, सजा की प्रकृति है, वही रहेगी, यानी 5 वर्ष कठोर कारावास। ठीक है, क्लियर है। तो यानी सजा की अवधि को कम कर देगा, लेकिन सजा का जो नेचर है वही रहता है। 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष में बदल सकता है, लेकिन नेचर वही रहेगा, कारावास कठोर। अच्छा, कठोर कारावास का मतलब ये है कि जैसे जेल में उनसे काम कराना, कोई पत्थर तोड़वाना, गड्ढे खुदवाने या कोई ऐसा काम करवाना, ठीक है, जिससे उसका जो फिजिकल जो है उस पर फिजिकल रूप से उसको टॉर्चर किया जा सके, तो कठोर कारावास का मतलब ये है। आगे बात कर सकते हैं हम, अगली पावर है विराम, रेस्पाइट। इसमें क्या होता है, इसमें सजा के लागू होने पर अस्थायी या स्थायी रूप से रोक लगाई जाती है। यह दोषी की विशेष परिस्थितियों जैसे बीमारी या कोई महिला है तो उसकी गर्भावस्था के कारण उस पर रोक लगा दी जाती है उसकी सजा पर। ठीक है, इसको विराम यानी रेस्पाइट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस कंडीशन में ये होता है, कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, तो उसकी सजा पर अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रोक लग जाएगी या गर्भावस्था के दौरान। आगे हम बात कर सकते हैं अंतिम पावर की, प्रबलंबन। ठीक है, प्रबलंबन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्राइव। इसमें क्या है, इसमें सजा विशेषकर मौत की सजा को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा सकता है। ठीक, किसी को अगर मौत की सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको अस्थायी रूप से स्थगित कर सकते हैं। कारण, क्योंकि अपराधी क्षमादान या लघुकरण की अपील कर सके। ठीक है, कुछ समय के लिए उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये 5 क्षमादान शक्तियां हैं। क्षमा में क्या होगा, पूरी तरह से सजा माफ कर दी जाएगी, कितने भी उस पर चार्ज लगे हों वो समाप्त हो जाएंगे। लघुकरण हमने पढ़ लिया है, परिहार, विराम और प्रबलंबन। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 बात करता है लोकसभा के विघटन की। लोकसभा को विघटन को हम बोलते हैं भंग करना। ठीक है, हमने सुना होगा लोकसभा भंग हो गई है, तो भंग का मतलब ये है अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो दोबारा से चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये पार्ट यानी सॉरी लोकसभा का जो विघटन है वो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, जिससे सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मान लो अगर लोकसभा नया प्रधानमंत्री चुना गया और 2 वर्ष ही हो गए हैं उस प्रधानमंत्री को बने हुए और लोकसभा को भंग कर दिया गया है, तो दोबारा से क्या होगा, नए चुनाव होंगे। ठीक है, नए चुनाव होंगे और नया प्रधानमंत्री चुन के आएगा, यानी सदन का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है इस कंडीशन में। और ये बात ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को तभी भंग करेगा जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको लिखित में सिफारिश देंगे, यानी उसको लिखित सिफारिश चाहिए। यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही मिलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री कहेगा तभी राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए उसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, वह एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल चलता रहता है, जबकि उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई है। तो इन चीज़ों का आज हमने डिस्कस किया है। राष्ट्रपति से संबंधित हमने संवैधानिक प्रावधान पढ़ लिए हैं, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हमने आज वो डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में हो सकता है राष्ट्रपति को हम पूरी तरह से समाप्त करके और आगे बढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।